हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स में ट्रायंगल्स शुरू करेंगे। आप लोग क्लास 9 में ट्रायंगल्स कर चुके हैं, वो था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। क्लास 10 में हम लोग को करना है सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, पहले थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स डिस्कस कर लेते हैं। उसमें क्या किए थे हम लोग, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे उसके कुछ क्राइटेरिया हम लोग देखे थे, है ना। कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब है, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर 6 पार्ट्स, ट्रायंगल्स का 6 पार्ट्स होता है ना, ए बी सी, ये 3 एंगल हो जाएगा, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। तो ऑल 6 पार्ट्स अगर किसी दूसरे ट्रायंगल्स के ऑल 6 पार्ट्स के इक्वल होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से है, ठीक है। अब इसका ये हो गया एंगल, ये हो गया एक एंगल और ये हो गया, ये मान लेते हैं पी क्यू आर। क्लियर है। अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल में एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, ठीक है। एंगल बी जो है वो इक्वल टू एंगल आर है, और एंगल सी जो है दैट इज इक्वल टू एंगल क्यू। सिर्फ 3 एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होने से नहीं होगा, साथ ही जो साइड्स है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो भी इक्वल होने चाहिए, है ना। मान लेते हैं ओनली अगर 3 एंगल्स हम लोग करते है ना इस तरह से, तो बड़ा साइज का जो ट्रायंगल होगा उसमें भी ये एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, है ना। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है शेप एंड साइज दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में शेप एंड साइज बोथ आर इक्वल, और ये दोनों इक्वल होने के लिए जो ऑल द 6 पार्ट्स वो इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ जैसे ए और बी ये दोनों एंगल है, यहाँ पी एंड आर, मतलब ये ए बी इक्वल टू पी आर, ये हो गया। बी सी, है ना, बी सी जो है बी सी ये आर क्यू के बराबर हो गया, ठीक है। ए सी ये वाला एंगल और ये एंगल है, देखिए पी और ये क्यू, मतलब ए सी जो है दैट इज पी क्यू के बराबर है। तो जो भी 6 पार्ट्स ऑफ ये वाला ट्रायंगल है, सेम उसी वाले ट्रायंगल के ऑल द 6 पार्ट्स जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी में ऑर्डर मैटर करता है, मतलब हम लोग जब दिखाएंगे कि दो ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है, तो लिखते समय हमको ऑर्डर में लिखना होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको इस तरह से लिख देते हैं ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, ये गलत हो जाएगा। देखिए, क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से कॉन्ग्रुएंस जब हम लोग लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर ए इस तरह से लिखे हैं इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू क्यू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। लेकिन यहाँ देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल आर है, तो ये ऑर्डर जो है वो गलत है, ठीक है। साथ ही साइड्स इस तरह से अगर ए बी लेंगे तो पी क्यू के बराबर होगा, देखिए ए बी जो है पी आर के बराबर है। तो ये वाला जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है दोनों, वो इस ऑर्डर में लिखने से गलत हो गया। तो हमको ऑर्डर कैसे लिखना है, जैसे ये एंगल ए है तो उसका एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी, बी यहाँ लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर है, सी क्यू है। अब देखिएगा साइड्स जो है वो अपने आप इक्वल हो गया, ए बी देखिए पी आर, है ना, बी सी ये देखिए आर क्यू, दोनों साइड का ए सी पी क्यू, ए सी पी क्यू। तो ऑर्डर में लिखने से जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी ऑर्डर में होंगे, साथ ही जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी ऑर्डर में होंगे। तो ये हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स करेंगे या आगे अभी सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स देखेंगे, तो उसमें भी ऑर्डर में ही हम लोग को लिखना होगा, क्लियर है। अब इसमें हम लोग ये जो 6 पार्ट्स हैं, तो हम लोग हमेशा ये 6 पार्ट्स इक्वल है वो शो नहीं करते हैं। उसमें हम लोग क्या देखे थे कि कोई भी 3 पार्ट्स अगर हम लोग दिखा दे इक्वल है, तो बाकी जो 3 पार्ट्स है वो भी अपने आप इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो उसी में हम लोग डिफरेंट क्राइटेरिया देखे थे, क्या था,
तीनों साइड एस 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 था, है ना। अगर इसका तीनों साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है तो बाकी जो तीनों एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। उसी तरह एक था एस ए एस, मतलब दो साइड एंड इंक्लूडेड एंगल। मान लेते ये साइड इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर दिखा दिया गया है और ये वाला इसके बराबर बताया गया है, तो बाकी जो है बाकी साइड्स और बाकी एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना। तो वो क्राइटेरिया हो गया एस ए एस। ए बीच में है मतलब इंक्लूडेड एंगल, दो साइड के बीच का एंगल, ठीक है। इसमें दो साइड है और ये वाला एंगल दिया हुआ है तो वो एस ए एस में नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरह एक है ए एस ए, इसमें साइड जो है वो इंक्लूडेड है। मान लीजिए ये दोनों एंगल है और ये वाला साइड है, ठीक है। ये दोनों एंगल और ये साइड अगर दिया हुआ है ना, कि कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो इक्वल है, ये इसके बराबर ये इसके बराबर और ये वाला जो साइड है वो इक्वल है, तो तब बाकी साइड्स भी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो इक्वल होंगे और जो एंगल बाकी है वो भी इक्वल होगा, ठीक है। वो हो गया एंगल साइड एंगल, ठीक है। उसी तरह अगर साइड इंक्लूडेड नहीं है, कोई भी दो एंगल, मान लेते ये एंगल और ये एंगल इन दोनों के बराबर है, ठीक है, और एक ये वाला साइड दिया हुआ है कि इक्वल है, ठीक है। तो ये जो दो एंगल है और ये साइड है ये तो इंक्लूडेड नहीं है, तो उस केस में हम लोग ए एस बोलते हैं। कोई भी दो एंगल्स इसके दो एंगल्स के बराबर है और एक साइड जो है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है उसके बराबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए एस, क्लियर है। एक और आता है, वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना। अगर दो ट्राइंगल है, यहाँ देख लेते हैं, मान लेते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये इस तरह से अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये 90 ये भी 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल, उसका जो हाइपोटेनियस है वो इक्वल होगा और कोई भी एक साइड अगर इक्वल है ना, मान लेते हैं इसका ये साइड इसके बराबर है, देन दीज टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होना है और उसका हाइपोटेनियस इक्वल होना है, साथ ही कोई भी एक साइड इक्वल होना है, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन उसमें अप्लाई होगा। तो ये सारा जो क्राइटेरियाज है ये कॉन्ग्रुएंसी और ट्राइंगल्स के लिए है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि शेप एंड साइज दोनों इक्वल है, मतलब इस ट्राइंगल को लेके इसके ऊपर पुट करेंगे तो दोनों एक दिखेगा, किसी का भी कोई पार्ट्स अलग से निकला हुआ नहीं रहेगा, क्लियर है। वो हो गया कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स। अब सिमिलर फिगर्स में क्या होता है, हम लोग थोड़ा सिमिलर फिगर्स देख लेते हैं। सिमिलर फिगर्स, कोई भी दो सर्कल अगर लेते हैं, है ना, ये मान लीजिए एक सर्कल है, ये मान लीजिए एक दूसरा सर्कल है, ठीक है, एक मान लीजिए एक बड़ा सा सर्कल ले लेते हैं, तो ये तीनों जो है दे आर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, है ना। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होता है कि दोनों का रेडियस जो है वो सेम होगा। अगर एक और हम ले लें इस तरह से कि इसका रेडियस सेम है, देन दिस टू विल बी कॉन्ग्रुएंट, है ना। लेकिन ये तीनों दिख रहा है कि रेडियस अलग अलग है, लेकिन क्या है, दे आर सिमिलर, शेप जो है वो सेम है ना। तो ये हो गया सिमिलर फिगर्स। उसी तरह अगर हम कोई भी स्क्वायर ले लेते हैं, एनी टू स्क्वायर, है ना, इस तरह से अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं तो स्क्वायर्स आर सिमिलर फिगर्स, क्योंकि स्क्वायर बनाने का क्राइटेरिया क्या है कि ये चारों जो है 90 डिग्री होगा और सारा जो साइड से इक्वल होगा, तो एनी टू स्क्वायर्स विल बी सिमिलर। उसी तरह ट्राइंगल्स में भी अगर हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल लेते हैं जिसमें तीनों साइड्स जो है इक्वल है एंड तीनों एंगल्स जो है वो भी इक्वल है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ये दोनों जो है ये सिमिलर फिगर है ना। शेप इज द सेम बट साइज इज नॉट द सेम, क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग सिमिलर फिगर समझ रहे हैं। अब सिमिलर फिगर्स के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होना है ना। हम लोग सिमिलर फिगर्स कब बोलते हैं उसको भी अभी देख लेते हैं कि सिमिलर फिगर्स होने के लिए क्या क्या इक्वल होने चाहिए। जैसे अभी हम लोग ये सारे सिमिलर फिगर्स देख रहे हैं, तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये एंगल्स जो है वो इक्वल होना चाहिए। हम ट्राइंगल्स का ही बात कर लेते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होना चाहिए, ऑल एंगल्स शुड बी इक्वल,
है ना। ऑल द थ्री एंगल्स, ऑल एंगल्स आर इक्वल। और साइड्स जो है वो इक्वल नहीं है, लेकिन क्या है देखिए, रेशियो में होगा, प्रोपोर्शन में होगा। अगर ये और इसका जो रेशियो होगा, इसका और इसका भी वही रेशियो या प्रोपोर्शन होगा, उसी तरह ये और ये भी सेम प्रोपोर्शन में होंगे, है ना। तो ऑल द साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन टू ईच अदर, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं हम लोग दो ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी, और ये मान लेते हैं पी क्यू आर। तो सिमिलरिटीज प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू, सी इक्वल टू आर, ठीक है। और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है दैट इज ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ये जो 6 कंडीशंस है कि तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए और तीनों जो साइड्स का रेशियो है वो क्या है, इक्वल होना चाहिए। मीन्स ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है दे शुड बी इन प्रोपोर्शन टू ईच अदर। क्लियर हो रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग 6 पार्ट्स को इक्वल हमेशा प्रूफ नहीं करना होता था, कोई भी 3 पार्ट्स को इक्वल कर देंगे तो बाकी भी हो जाता था। उसी तरह यहाँ भी हम लोग को देखना है कि ये सारा हम लोग को इक्वल प्रूफ करना है या कोई उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है। अब उसके पहले हम लोग को क्या समझना होगा, ये जो रेशियो जो है, मतलब साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन, है ना, कि ये जो साइड्स है वो सेम रेशियो में होगा। तो उसके लिए एक थ्योरम है ना, उसको हम लोग थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग उसको समझते हैं। अब उससे पहले थोड़ा सा हम लोग और पीछे जाएंगे, कुछ और बेसिक बातें जो है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स। एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि अभी इसके बाद जो मेन थ्योरम हम लोग समझेंगे, है ना, थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो उसको समझने के लिए हमको ये भी जानना होगा, है ना। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, लेकिन किसी किसी को कुछ कंफ्यूजन रह सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ए बी सी होता है हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। एरिया जो होगा, एरिया इस तरह से लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, है ना, ए आर करके ब्रैकेट में एबीसी। तो हाफ बेस हो गया बीसी और हाइट ये हो गया, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो ये हो गया। अब अगर दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ये हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तीनों एंगल जो है एक्यूट एंगल है ना। तो इसमें अगर हम इस तरह से ए बी सी ले, तो हाइट कैसे निकालते हैं, कोई भी जो बेस है, बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना। तो ये परपेंडिकुलर जो है इसको हम लोग एडी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एरिया ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ बेस हो गया बी सी, हाइट क्या हो गया एडी। क्लियर है। अब इसके बाद दूसरा ट्रायंगल देख लेते हैं। मान लेते हैं एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल देखते हैं। ये हम लोग ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। अब देखिए, अगर ये हम बी सी लेते हैं, ये बेस है, तो जो भी ऑल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर है वो बेस पे ड्रॉप होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर हम बी सी बेस लेते हैं, तो उस पर अगर परपेंडिकुलर करेंगे ऑपोजिट वर्टेक्स से, तो ये जो ए है इससे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये इधर आएगा। इसके लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग इधर आगे की ओर प्रोड्यूस करते हैं, उसी लाइन को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पीछे बढ़ा रहे हैं, है ना। और यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो ये हो गया 90 डिग्री,
है ना, इसको मान लेते हैं ए एम। तो यहाँ हो जाएगा हाफ बी सी इंटू ए एम, है ना। यहाँ भी हाफ बेस इंटू हाइट ही होगा, लेकिन ये हाइट जो हमको मिल रहा है वो ट्रायंगल के अंदर नहीं मिल रहा है ना। उसी बेस को हम आगे प्रोड्यूस करेंगे तो उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है। क्लियर है। इसी का जैसे दूसरा हम लोग देख सकते हैं, हम लोग अगर इस तरह से लें, है ना, ये मान लेते हैं ए बी सी। तो ये अगर बी सी अगर बेस होगा तो इस पर ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इसको इधर आगे बढ़ाना पड़ेगा और तब यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है। क्लियर है। तो इस तरीके से ये भी हाफ बी सी इंटू ए एम हो जाएगा। ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए हमको बेस इंटू हाइट चाहिए, तो जो भी हाइट होगा वो बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स से बेस पर परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है। अब एक ही ट्राइंगल में इसको थोड़ा देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं ये ट्राइंगल है, हम लोग किसी को भी बेस मान के कर सकते हैं। बीसी बेस तो हम लोग देख लिए, अगर हम एसी बेस लेते हैं तो एसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बी से, तो ये अंदर हो जाएगा। ठीक है। तो ये मान लेते हैं एसी इंटू बी डी हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस हम लोग एसी लिए हैं और हाइट हो जाएगा बी डी। ठीक है। अब इसी ट्राइंगल में मान लेते हैं, यहाँ हम लोग क्या लिए थे, एसी बेस लिए थे, बीसी लेके हम लोग देख चुके हैं। अब अगर ए बी को हम लोग बेस लेते हैं, है ना, यहाँ देख लेते हैं, मान लेते हैं इस तरह से हम लोग ए बी को बेस लेते हैं। तो ए बी पर सी से परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। तो देखिए सी से जो भी है ये यहाँ नहीं हो रहा है ना, परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे और तब देखेंगे कि यहाँ से जो लाइन आएगा वो यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए। क्लियर है। तब यहाँ जाके इसको हम लोग सी एम एन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ, यहाँ बेस कौन सा हो गया, ए बी, है ना, ए बी को हम लोग बेस लिए हैं तो उस पर परपेंडिकुलर हो गया सी एन। तो एक ही ट्राइंगल में हम लोग अलग अलग बेस लेंगे तो उस बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स से उस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है। तो यही जो अभी नॉलेज है ये काम आएगा अभी हम लोग को आगे जो थ्योरम करेंगे। अब उस थ्योरम के लिए हम लोग को एक और थ्योरम समझना होगा जो कि क्लास 9 में था, है ना, सिलेबस में, अभी शायद हट गया है। तो वो थ्योरम क्या है देख लेते हैं। वो थ्योरम है एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। यहाँ देख लीजिए ए बी सी, बी सी है बेस, बी डी सी, है ना, इसमें भी बी सी बेस है। ठीक है। और ये जो है ये बी सी और ये मान लेते हैं ये वाला जो लाइन है ये ई, इसको आगे बढ़ा के हम लोग एफ कर सकते हैं। ये जो लाइन है ना, मतलब बी सी जो है ई एफ के पैरेलल है ना। गिवन में क्या है, बी सी पैरेलल ई एफ, है ना। उसी लाइन में ए और डी 2 पॉइंट है। ठीक है। तो और दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है। तो इसका एरियाज मतलब एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ बी डी सी। कैसे होता है देख लीजिए। एरिया ऑफ ए बी सी में अभी हम लोग देख रहे थे ना, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। तो ये बेस हो जाएगा, बेस के ऑपोजिट ए से हम लोग हाइट के लिए क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बेस पर, है ना। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से ड्रॉप करेंगे। तो ये मान लेते हैं ए एम। ठीक है। तो एरिया ऑफ ए बी सी जो होगा हाफ बी सी इंटू हाइट हो जाएगा ए एम, बेस इंटू हाइट। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं एरिया ऑफ बी डी सी। बी डी सी में यहाँ भी हो जाएगा हाफ, बेस तो सेम है। हाइट के लिए अभी हम लोग बात किए थे ना, बी सी है ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बी सी को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे और डी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ठीक है। ये हो गया, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, इसको हम लोग डी एन बोल देते हैं। तो हाफ बी सी इंटू डी एन।
क्लियर है। अब ये दोनों इक्वल कब होगा, अगर ए एम डी एन के बराबर होगा। यहाँ दिख रहा है, अगर ई एफ और बी सी पैरेलल लाइन है ना, तो कोई भी टू पैरेलल लाइंस का क्या क्राइटेरिया होता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल, है ना। अगर इक्वल नहीं होता तो ये लाइन कहीं ना कहीं जाके मीट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि सिंस ए एम इक्वल टू डी एन, तो एरिया जो है दोनों का इक्वल होगा, है ना। यहाँ क्या है, ए एम डी एन, चूंकि टू पैरेलल लाइंस है, तो ये हाइट और ये हाइट दोनों इक्वल होगा, बेस तो इक्वल है ही, है ना। तो इसी से ये थ्योरम प्रूव हो जाता है। क्लियर है। तो इसी को हम लोग को यूज करना होगा थेल्स थ्योरम में, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं थेल्स थ्योरम। ये रहा थेल्स थ्योरम, है ना, या बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। ये है एबीसी ट्राइंगल है ना। यहाँ से हम डी से लाइन खींच रहे हैं, है ना। लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इस बीसी के पैरेलल हम डीई लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो बाकी दो साइड ये है, एक ए बी और ए सी, है ना। तो ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ए बी को डी, है ना, डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को ई पे। क्लियर हो गया। लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डी एंड ई, है ना। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब ये जो रेशियो है ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी, और इधर का क्या है ए ई बाई ई सी, ये जो रेशियो होगा ये इक्वल होगा, है ना। ये हो गया, प्रूव करना है, टू प्रूव। और गिवन क्या है, लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मतलब डीई पैरेलल बीसी, ये है गिवन। हम लोग कोई भी थ्योरम प्रूव करते हैं तो उसमें क्या है, क्या गिवन है इसको समझ लेते हैं, और क्या प्रूव करना है उसको भी देख लेते हैं। अब इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए हम लोग क्या करेंगे, अभी इससे पहले जितना नॉलेज हम लोग गेन किए हैं वो सारा इसमें यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जो ए डी ई है, इस ट्राइंगल के लिए एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। फ्रॉम ट्राइंगल ए डी ई, यहां से हम लोग देखते हैं, है ना। तो एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू, हम लोग अलग अलग बेस लेके करेंगे, एक बार ए डी को बेस लेंगे और एक बार ए ई को, ठीक है। हाफ बेस हो गया ए डी, अब ए डी बेस हो गया तो हाइट मतलब ए डी पर परपेंडिकुलर होना चाहिए ई से, तो ई से देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, है ना, 90 डिग्री हो रहा है, तो ये हो जाएगा ई एन। क्लियर है। ऑल्सो एक और हम लोग निकाल सकते हैं एरिया, अलग बेस ले लेंगे, ए ई बेस ले लेंगे, ठीक है। हाफ बेस हम लोग ए ई ले लिए हैं, अब ए ई है तो ए ई पर ऑपोजिट वर्टेक्स डी से परपेंडिकुलर होना चाहिए, देखिए डी से ये है डी एम, ठीक है, इंटू डी एम, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसके पहले जो थ्योरम देखे थे ना कि दो ट्राइंगल एरिया इक्वल होगा, है ना, दो ट्राइंगल्स का एरिया जो इक्वल होगा उसके लिए क्या कंडीशन था कि सेम बेस होना है और सेम टू पैरेलल लाइंस। यहाँ देख लीजिए ये बेस हम डी ई लिए हैं और ये पैरेलल लाइन है, देख लेते हैं कौन सा दो ट्राइंगल है, डी ई बी, एक ये हो गया, फिर डी ई बेस लेके दूसरा ट्राइंगल ये वाला है डी ई सी, ठीक है। अब हम लोग उन दोनों का एरिया निकालते हैं। इसमें हम लोग ये कंस्ट्रक्शन लिख लेना होगा, है ना, जो हम लोग थ्योरम प्रूव करते हैं, तो शुरू में लिख लेंगे गिवन, ये हो गया, टू प्रूव ये हो गया, इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे ये ई एन, ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर ए डी, ठीक है।
फिर हम लोग क्या किए थे, DM परपेंडिकुलर AE, DM परपेंडिकुलर AE, क्लियर है ना। EN है AD पर और फिर DM है AE पर। साथ में हम लोग क्या किए, जॉइन DC एंड BE, जॉइन DC एंड BE, ये सारा कर लिए। उसके बाद हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, है ना। अब फ्रॉम ट्राइंगल AD लिखिए या डायरेक्ट एरिया ADE, ये हम लोग लिख लेते हैं। फिर ऑल्सो एरिया, ये लिख लिए। अब हम लोग एरिया BDE निकालते हैं, एरिया BDE, इसका भी हो जाएगा हाफ। अब इसमें हम लोग बेस कौन सा लेंगे, देखिए इसमें बेस AD लिए थे, AD के एक्सटेंशन में ये BD है ना, तो इसमें हम लोग BD को बेस लेंगे, हाफ BD। अब इसके लिए हाइट क्या होगा, अभी हम लोग बात किए थे, ये BD में हाइट के लिए ऑपोजिट साइड BD हमको कहाँ से लेना है, E से। इसमें कंफ्यूजन होता है ना कि BDC ले लेते हैं, तो उससे हमको हेल्प नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए BDC नहीं लेना है, हमको BDE लेना है, बेस DE लेना है, BC नहीं, ठीक है। तो BDE लेंगे, E से BD पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के लिए BD को आगे बढ़ाएंगे और फिर देखिए EN है ना, BD को हम आगे बढ़ा दिए तो EN हो गया ना उस पर परपेंडिकुलर, तो ये हो गया EN, इसको इक्वेशन 3। उसी तरह अब दूसरा ट्राइंगल DE बेस लेके है DEC, एरिया DEC, हाफ बेस वही है DE। अच्छा यहाँ हम, अच्छा सॉरी DE नहीं होगा, सेम बेस पे हम लोग दो ट्राइंगल लिए हैं, लेकिन अभी जब एरिया निकालेंगे, है ना, तब हम लोग बेस कौन सा ले रहे हैं, EC, ठीक है। EC बेस लेंगे तो ये हो जाएगा EC पे ऑपोजिट पॉइंट, ऑपोजिट वर्टेक्स जो है D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो EC को आगे बढ़ाएंगे और देखिए D से यहाँ पे परपेंडिकुलर हुआ ना, ठीक है, तो वो क्या है DM, क्लियर है। ये इक्वेशन 4 हो गया। ये चारों इक्वेशन हम लोग पहले निकाल लिए, ठीक है। अब करना क्या है, अब हम लोग रेशियो लेंगे, हमको ये रेशियो निकालना है, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन दो इक्वल है। देखिए EN और EN, यहाँ ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 करते हैं। अब हम लोग ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। इसमें हम लोग क्या करेंगे, रेशियो लेंगे, एरिया ADE बाय एरिया BDE, एरिया ADE बाय एरिया BDE, है ना। या तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1/3, है ना, या फिर इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए एरिया ADE में है हाफ इंटू AD इंटू EN बाई ये वाला है हाफ BD इंटू EN, ठीक है। अब यहाँ कैंसिल हो जाएगा EN और ये हाफ, तो क्या बचा AD बाई BD, इसको हम लोग इक्वेशन 5 कर लेते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से 1 और 3 हो गया, अब 2 और 4 को लेते हैं। देखिए 2 और 4 में DM है ना, दोनों में ये DM सेम है, तो अब हम लोग लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। 2 में एरिया ADE है, एरिया ADE बाय एरिया DEC, ठीक है। अब इसमें भी देख लीजिए हाफ AE, हाफ इंटू AE इंटू क्या है DM, और यहाँ भी हाफ EC है इंटू EC इंटू DM। यहाँ भी कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, AE बाई EC, AE बाई EC, ये इक्वेशन 6 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए 5 और 6 को देखिए, ये दोनों में क्या हो गया, AD बाई BD, AE बाई EC। अब हम लोग को देखिए यहाँ वही प्रूफ करना है, दोनों के इक्वल। ये दोनों इक्वल कब होगा, लेफ्ट साइड देख लीजिए,
लेफ्ट साइड में ये एरिया ADE, ये भी एरिया ADE है, ठीक है। अब अगर ये एरिया BDE इक्वल टू एरिया DEC हो जाए तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखते हैं एरिया BDE और एरिया DEC। तो अभी जो हम लोग इसके पहले एक थ्योरम देखे ना कि सेम टू पैरेलल लाइंस के बीच में अगर हो दो ट्रायंगल्स और बेस सेम है तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। अब उसी को लिख देना है, ठीक है। तो इसको अब आगे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ हम लोग लिख लेंगे सिंस ट्रायंगल BDE and triangle DEC have same base, कौन सा बेस है? DE, same base DE and are between same two parallel lines, है ना। उसी थ्योरम को हम लोग लिख रहे हैं इस तरीके से, same two parallel lines, therefore area BDE equal to area DEC। उसी थ्योरम से आ जाएगा, हम लोग डायरेक्ट उसको इस तरह से लिख लेंगे। इसको इक्वेशन हम लोग 7 दे देंगे, 5 6 ये 7। अब बस फ्रॉम इक्वेशन 5 6 एंड 7 करके हम लोग राइट साइड को इक्वल कर सकते हैं। दिस है ना, फ्रॉम 5 6 एंड 7 क्या हम लोग कर सकते हैं? 5 6 7 को अगर हम लोग लेंगे तो क्या हो गया? दिस इक्वल टू दिस हो गया, तो लेफ्ट साइड इक्वल हो गया। देयरफॉर AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। यही प्रूफ करना था, है ना। या तो हम लोग DB लिखे या BD लिखे, वो सेम है, इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है। अब इसमें देखिए ये इस थ्योरम से हम लोग को क्या मिला कि किस कंडीशन पे ये जो रेशियो है वो इक्वल होगा, है ना। कोई टू ट्राइंगल्स का इसमें देख लीजिए, टू ट्राइंगल्स कौन कौन सा है? ADE एक ट्राइंगल हो गया और एक ABC ट्राइंगल हो गया, है ना। अब थेल्स का कहना था कि देखिए अगर दो ट्राइंगल्स का जो एंगल्स है वो अगर इक्वल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। तो उनका कहना था कि इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स अगर है तो उसका जो साइड्स है दैट विल आल्सो बी इन रेशियो। तो वही यहां से प्रूफ हो जाता है ना। यहाँ जो हम लोग पैरेलल लाइंस लिए हैं तो ये जो एंगल होगा हम लोग पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टी से जानते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये और ये सेम होगा, है ना। उसी तरीके से ये अगर है तो ये और ये सेम होगा, और ये तो दोनों में कॉमन है ही, है ना। तो जो दो ट्राइंगल हो गया ADE और ABC, ये इक्वी एंगुलर ट्राइंगल हो गया। और इस थ्योरम से हम लोग प्रूव कर दिए कि जो साइड्स है AD बाई DB, AE बाई EC, ये यहाँ प्रूव हो गया, ठीक है। तो उनका कहना था कि दो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स है तो उसका जो साइड्स है दैट विल आल्सो बी इन रेशियो, ठीक है। अब इसी को हम लोग यूज करके सिमिलर ट्राइंगल्स को प्रूव करेंगे, है ना। सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें एक तो हो गया कि तीनों एंगल सेम होना है, तो वो क्राइटेरिया जो है सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए एक क्राइटेरिया हो गया AAA। अगर दो ट्राइंगल्स का तीनों एंगल्स अगर इक्वल है देन बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सिमिलरिटी में क्या देखें कि तीनों साइड एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स जो है दैट शुड बी इन प्रोपोर्शन, ठीक है। अब एक क्राइटेरिया तो ये हो गया, साथ में एक और हो सकता है कि जो साइड्स है तीनों साइड्स जो है प्रोपोर्शन में है, इक्वल नहीं, है ना। ये इक्वालिटी में हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी में। इसमें हम लोग SSS मतलब कोई भी दो ट्राइंगल ले लेंगे तो उसका जो तीनों साइड्स है ना, जैसे मान लेते हैं वो सारा प्रोपोर्शन में होगा।
ये अगर ए बी सी है, ये पी क्यू आर है ना, तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ठीक है, इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो रेशियो में होंगे, तो वो हो जाएगा एस एस एस। साथ ही एक और क्राइटेरिया हो जाता है एस ए एस, मतलब कोई भी दो साइड, जैसे मान लेते हैं यहाँ ए डी बी डी, ए डी और बी डी, ए ई और ई सी। ठीक है, ये दो साइड्स हम लिए हैं और उसका इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है, यहाँ तो इस तरीके से बना है, ए इंक्लूडेड हो गया है ना, तो उसी तरीके से मान लेते हैं कि ये और ये एंगल इक्वल है और ए बी बाई पी क्यू है, ए सी बाई पी आर है, तो उस क्राइटेरिया से भी ये दोनों जो है सिमिलर हो जाएंगे, तो उसको हम लोग एस ए एस बोलते हैं। ठीक है, तो यही तीन क्राइटेरिया है। क्लियर है तीनों एंगल। अब देखिए ये तीनों एंगल्स में हम लोग में दो एंगल्स भी कर देंगे, तो सम एंगल प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल तो इक्वल होना ही है ना, इसलिए ए क्राइटेरिया भी सेम ही है एज ए। ठीक है, कोई दो एंगल अगर इक्वल हम लोग शो कर देते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, है ना। अगर एंगल नहीं है, अगर साइड्स प्रोपोर्शन में, तीनों साइड्स, सिर्फ दो साइड्स प्रोपोर्शन में होने से नहीं होगा, दो साइड्स प्रोपोर्शन में होने से एक एंगल भी इंक्लूडेड होना चाहिए जो कि इक्वल हो, है ना, तभी सिमिलर होंगे। तो यही तीन क्राइटेरिया है। क्लियर है, तो ये तीन क्राइटेरिया यूज करके अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है ये जो भी आज बताए वो सारी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ये जो थ्योरम है ये इम्पोर्टेंट है ना, बोर्ड में इससे क्वेश्चंस आता है आपको ये प्रूव करने के लिए, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम।